हमने कल वन और वन्य जीवों के बारे में पढ़ा है। वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में क्या क्या जो प्रयास किए गए, 1972 आया, फिर अपने टाइगर रिजर्व आया, हाथी परियोजना आई, हांगुल आया, पांडा के लिए परियोजना आई, ये सारी परियोजनाएं हमने पढ़ी। अब हम वनों से जुड़ी हुई बात है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन नीति से जुड़ी हुई। वन नीति से जुड़ी हुई बात करते हैं। तो वन नीति जो है वो क्या है बेटा? वन नीति सरकार की वह योजना है जिसमें वनों के पोषण के लिए काम किया जाता है। वन नीति सरकार की वह नीति है जिसमें वनों के पोषण के लिए काम किया जाता है। और वनों के पोषण के लिए सरकार के द्वारा जो नीतियां चलाई गई, उसमें जो सबसे पहली नीति है वो 1855 में, देखो पहली बार वन संरक्षण की बात की गई 1855 में। किसके द्वारा की गई बेटा? लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले भारत में वन संरक्षण के नियम लागू किए। और यह जो नियम थे 1865 से लेके 1878 तक, 1865 से लेके 1878 तक भारत में वन संरक्षण अधिनियम लागू किए गए, जिनका उद्देश्य था वनों का और वन्य जीवों का संरक्षण। इसके बाद हम बात करें भारत में पहली वन नीति स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, ये तो वन नियम लगाए इन्होंने, अधिनियम लगाए। फिर अधिनियम क्या होता है? जो कानून के अंतर्गत काम करे वो होता है अधिनियम। कानून के अंतर्गत कोई काम हो, संविधान के अकॉर्डिंग कोई नियम लगाया जाए, उसको क्या बोलते हैं? अधिनियम। अब बात करते हैं 1894 पहली वन नीति आई स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय किसके द्वारा आई बेटा? ये नाम थोड़ा ध्यान रखना, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने भारत में सबसे पहले वन नीति लागू की। और इसमें सभी प्रांतों में एक विशाल वन क्षेत्र निर्माण के लिए वन नीति लागू की गई। उद्देश्य था कि वन क्षेत्रों का विशालतम भाग हो, जिससे वन प्राणी, वन जीव जो है सुरक्षित रह सके और पर्यावरण क्या है? संरक्षित रह सके। अब भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली नीति आई 1952 में भारत की पहली वन नीति आई। और इस पहली वन नीति का प्रथम वन नीति ये भी पहली थी, लेकिन ये तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो वन नीति आई, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, वो कब आई? 1952 में। कब आई बेटा? 1952 में। आप दोनों में अंतर रखना। पहली वन नीति स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1894, दूसरी 1952। अब इसमें तो एक ही उद्देश्य था कि 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए। वन दो प्रकार के हैं, एक वास्तविक वन क्षेत्र और एक आरक्षित वन क्षेत्र। वास्तविक वन क्षेत्र में उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से हम वनों का चित्रण करते हैं। और आपके कौन से, आपके जो आरक्षित है वो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये नीतू उदय बेटा, कोई प्रश्न करना है क्या? अजय, नीतू उदय, भी आपकी उधर से जो आवाज आती है उसकी वजह से डिस्टर्ब होती है क्लास। प्रश्न करना तो आप बिना कोई रोक टोक आप हैंड राइज करके भी प्रश्न कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, इस वन नीति का संशोधन हुआ 1988 में। इस वन नीति का संशोधन हुआ 1988 में। कब हुआ बेटा? वन नीति का संशोधन हुआ था 19
तो नो सर, 1988 में नीति का क्या किया गया, संशोधन किया गया। 1988 में नीति का क्या किया गया, संशोधन किया गया। और इस नीति में एक चीज और जोड़ दी, क्या, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना इस नीति का क्या हुआ, उद्देश्य हुआ। ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, और जो भी हमारी भूमि, जो हमारी मृदा क्षेत्र है, उसके कटाव को रोकना, अपरदन को रोकना, साथ ही साथ सामाजिक वानिकी और जन सहभागिता को बढ़ावा देना। सामाजिक वानिकी और जन सहभागिता को बढ़ावा देना, ये चीज तो हमने पढ़ी है पहले भी। वन संरक्षण में जन सहभागिता आवश्यक होती है, क्योंकि जन सहभागिता क्या करती है, जैसे हमारा ये क्षेत्र है तो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के आसपास के वातावरण को सुरक्षित रख भी सकते हैं और इस आसपास के वातावरण का विनाश भी कर सकते हैं। तो ये जरूरी है। सामाजिक वानिकी क्या होती है बेटा, वानिकी मतलब है वनों का विकास करना, वन रोपण करना, ये वानिकी कहलाती है। वनों का विकास या वन रोपण करना क्या कहलाती है, वानिकी कहलाती है। सामाजिक वानिकी है जिसे हमारा सामान्य भूमि है, जो हमारी भूमि है जिसमें जो जैसे मान लो गोचर चारागाह की भूमि है, उस चारागाह की भूमि में ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं वो क्या करते हैं, ये वृक्षारोपण करते हैं, वनों का विकास करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक वानिकी कहते हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है, समाज के लिए समाज के द्वारा इन वन क्षेत्रों का क्या करना, विकास करना। इसमें जो सामाजिक वानिकी होती है, इसमें ये लोग हैं उन क्षेत्रों में, भाई वानिकी को माने तो कृषि वानिकी है, सामाजिक वानिकी है, और आपके नगरीय क्षेत्रों के जो क्षेत्र है वहाँ पे जो वनों का विकास करना, फार्म वानिकी, कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी जो वेस्टलैंड है वहाँ पे सरकार द्वारा जनता के सहयोग से वनों का विकास करना, वृक्षारोपण करना। ठीक है, ऐसे ही कृषि वानिकी, सरकार द्वारा कृषि भूमि भी अच्छी रहे और फसल का उत्पादन भी होता रहे, उसी प्रकार के पेड़ है कृषक अपने कृषि भूमि में लगाते हैं, उसे बोलते हैं कृषि वानिकी। क्या बोलते हैं, कृषि वानिकी। एक वानिकी का वह प्रकार फार्म वानिकी मतलब है हम फल फूल सब्जियां बोते हैं, उसके साथ साथ भी वृक्षारोपण करते हैं। एक वानिकी वो जिसमें हम जो समुदाय वानिकी जिसे बोलते हैं, समुदाय वानिकी जिसे बोलते हैं, समुदाय वानिकी में हम क्या करते हैं कि जैसे रोड है, रोड के दोनों तरफ पेड़ लगा रहे हैं। जो भी हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो भूमि वेस्टलैंड है उन पे क्या लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। किसी कॉलोनी में क्या लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, तो वो रूपरेखा कहलाएगी समुदाय वानिकी। तो कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, आपके सामुदायिक वानिकी। तो वानिकी का मतलब क्या हुआ बेटा, वानिकी का मतलब होता है वनों का विकास करना, वनों का रोपण करना, क्या होता है, वानिकी। समझ में आई मेरी बात। तो ये जो है नीति 1988 ये चलती रही और वर्तमान में कृषिगत विकास हो रहा है, साथ साथ ही वनों का विकास भी हो रहा है। वनों के विकास के लिए सरकार है पूर्ण प्रयास कर रही है और कई अधिनियम जो लागू किए गए हैं, अधिनियमों के साथ साथ सख्त कार्रवाई भी की गई है, जिसमें वन जो एक्ट है उसके दौरान अगर वनों को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए एक कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। समझ में आई बात। अब बात आपके सामने आती है वन नीतियों से आगे।
वन नीतियों से आगे जुड़ी हुई बात है कि जो हमारे वन क्षेत्र है, इन वन क्षेत्रों को हमने उपयोग की दृष्टि से दृष्टि के आधार पर और संरक्षण के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। वन क्षेत्रों को उपयोग की दृष्टि के आधार पर, प्रश्न आ गया कि वन क्षेत्रों को उपयोग की दृष्टि के आधार पर और संरक्षण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित वन, एक तो कौन सा बेटा? आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन, और तीसरा अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वो होते हैं, आरक्षित वन वो होते हैं जिसमें जो हमारे वन क्षेत्र हैं, सरकार द्वारा इन वनों को क्या बनाया गया है? लाभ की दृष्टि से सुनिश्चित किया गया है। इसमें किसी प्रकार का चारागाह है या लकड़ी काटने या बाहरी जो आगमन है वो क्या होता है? प्रतिबंधित होता है। यानी किसी प्रकार का आगमन है वो नहीं होता है, यानी इन वनों में प्रवेश निषेध होता है। यानी इन वनों में क्या होता है? प्रवेश निषेध होता है। इनको लाभ की दृष्टि से क्या किया गया है? संरक्षण प्रदान किया है। इनको मूल्यवान वनों में क्या है? शामिल किया गया है और लाभ की दृष्टि से क्या दिया है? संरक्षण प्रदान किया गया है। सबसे पहले ऐसे वन जिनको लाभ की दृष्टि से संरक्षण प्रदान किया गया है, मूल्यवान क्षेत्र है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रवेश क्या है? प्रतिबंधित है। तो यहाँ पे पूर्ण प्रवेश क्या है? प्रतिबंधित है। चाहे वो चारे को चराने से, लकड़ियों को काटने से, लोगों के जाने से, सभी प्रवेश है प्रतिबंधित है। लगभग हम बात करें तो लगभग 53% क्षेत्र है वो आरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। 53% क्षेत्र है वो कैसे है भाई? आरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। अब संरक्षित वन ऐसे हैं बेटा, इसमें अगर हमें आवश्यकता होती है तो हम क्या करेंगे? अनुमति लेंगे और विशिष्ट अनुमति के आधार पर, विशिष्ट अनुमति के आधार पर इन वनों में हमारा प्रवेश हो सकता है। विशिष्ट अनुमति के आधार पर इन वनों में हमारा प्रवेश हो सकता है। इस प्रकार के जो वन हैं वो कितने हैं? 29% वन हैं जो कैसे हैं? जिनमें विशिष्ट अनुमति के आधार पर प्रवेश हो सकता है। पशुचारण के लिए, लकड़ी काटने के लिए, उन्हें हम संरक्षित वन कहते हैं। और अवर्गीकृत वन ऐसे वन जिसमें चारागाह के लिए, चारे चराने के लिए, या वो भूमि व्यक्तिगत होती है या समुदाय के अधीन होती है और इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता, तो प्रतिबंधित नहीं होते हैं। तो ऐसे वन कौन से कहलाएंगे? अवर्गीकृत वन, जिनमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। और अवर्गीकृत वन है वो पूरे भारत में लगभग कुल वनों का कितना परसेंट है? 18%। 3 आंकड़े तो ये ध्यान रख लिए कि आरक्षित जिसमें प्रवेश प्रतिबंधित है, कुछ भी लोग जाएंगे नहीं उसमें किसी प्रकार से। यहाँ पे अनुमति ले ली तो चले गए साहब। यहाँ पे अवर्गीकृत में प्रतिबंधित नहीं है, मतलब किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, कोई जाओ कोई आओ। तो ये जो है लगभग 53%, ये 29, और ये आपके कुल वन क्षेत्र का 18% अवर्गीकृत वन है। बताओ समझ में आएगा? सर एक बार दोबारा समझाना। देखो, वनों को वन संरक्षण की दृष्टि से हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो आरक्षित वन, ऐसे वन जिनमें किसी प्रकार का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि वहाँ की जो वनस्पति है, वहाँ के वन्य जीव है, इनको मूल्यवान उत्पादों के रूप में माना जाता है। तो प्रवेश निषेध कर दिया, भाई कोई नहीं जा सकता, न कोई काटने वाला न कोई चराने वाला, कोई भी उसमें जा नहीं सकता। वो तो क्या है भाई? आरक्षित है। जहाँ पे कोई अनुमति ले ली भाई कि साहब मैंने अनुमति ली है,
इतनी ये इस क्षेत्र में मैं जा सकता हूँ, यहाँ से वस्तुएं ला सकता हूँ, अनुमति दे दी तो वहां पे जा सकते हैं साहब, अनुमति लेने के बाद, ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है, और अवर्गीकृत का मतलब है प्रतिबंधित नहीं होते हैं। अंकित कोई प्रश्न कर रहा है बेटा? अंकित आ गए बेटा? अरे समझ में आ गया क्या? यस तो सर। मैं बोल रहा हूँ कि जो ऐसे वन हैं जो आरक्षित वन हैं वो हमारे उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में और पूर्वी भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसका अधिकांश जो भाग है उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में, जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, और आपके पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में जो वृक्ष वन हैं वो कौन से मिलते हैं? आरक्षित वन मिलते हैं। तो समझ में आ गया बेटा? अब लेसन के अंतिम बिंदु की और बात करें कि और कौन कौन से प्रयास किए गए भारत में वनों के संरक्षण के लिए। तो समय समय पे वनों के संरक्षण के लिए जनता जागरूक है। और क्या करती है भाई जनता? जनता जागरूक है और वनों के संरक्षण के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए क्या है? तैयार रहती है। अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए क्या रहती है? तैयार रहती है। इस उसी से रिलेटेड आपके एक आंदोलन है बेटा, चिपको आंदोलन। प्रश्न है आपके, चिपको आंदोलन को समझाइए। तो चिपको आंदोलन क्या है कि इसमें ये चिपको आंदोलन आपके उत्तराखंड के गढ़वाल से जुड़ा हुआ है। टिहरी गढ़वाल से जुड़ा हुआ है। इस आंदोलन की बात करें तो आप ध्यान रखना व्यक्ति का, भाई आपको पूछ ले टाइगर मैन कौन थे? बताइए टाइगर मैन कौन थे? कैलाश साखला। कैलाश साखला। वैसे ही आपको पूछ ले चिपको आंदोलन के जनक कौन थे, समर्थक कौन थे, तो आपके नाम आते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे बेटा सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम था? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, 1978 आंदोलन तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन उन क्षेत्रों में जो आंदोलनकारी बोल दो या जो लोग सॉरी आंदोलनकारी नहीं कह सकते उनको, जो लोग वनों के दुश्मन है यानी वन विनाश के लिए जो लोग आतुर रहते हैं, उनके द्वारा इस टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में वनों को काटा जा रहा था। वनों को काटा जा रहा था तो वहां पे इनके नेतृत्व में महिलाएं, जो महिलाएं थी वो आगे आई। और वो महिलाएं थी ऐसी महिलाएं जो वृक्षों को अपना मित्र, अपना जो विकास का प्रमुख केंद्र मानती थी। ठीक है, उन महिलाओं ने उन वृक्षों के चिपक करके उनके प्राण बचाने की कोशिश की, लेकिन उन महिलाओं को गोलियों से और जो हथियार थे उनसे मृत्यु के घाट उतार दिया गया। तो यही आंदोलन है बेटा चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? चिपको आंदोलन। यह आंदोलन था वो सामुदायिक वनीकरण को बढ़ाने के लिए था। समुदाय में वनीकरण को क्या था? बढ़ाने के लिए था। और इसमें वन कटाई को रोकने का पूर्ण उद्देश्य था। अब एक चीज और ध्यान रखिए, ये रोहित भाई क्या है, निखिल, समझ में आ गया? निखिलेश? यस सर। देखिए, तो ऐसा ही आंदोलन राजस्थान में भी जोधपुर के खेजड़ली गांव में हुआ था, राजस्थान में। ठीक है, खेजड़ी जो हमारे राष्ट्रीय राज्य पशु है, सॉरी वृक्ष है। राज्य पशु क्या बेटा राजस्थान का? राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। बताया था कल। राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी। तो खेजड़ी के लिए, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए राजस्थान में भी खेजड़ली गांव में चिपको आंदोलन हुआ था। अमृता देवी के जो थी उसके सानिध्य में। ठीक है, तो
ये जो खेजड़ी एनली जो गांव था उसमें इस चिपको आंदोलन का भी उद्देश्य क्या था? वृक्षों की रक्षा करना, उसके लिए प्राण न्योछावर करना। अब चिपको आंदोलन का आपकी बुक में जो उद्देश्य दिया गया है वो उद्देश्य की चिपको आंदोलन है वो चला, और बाद में इस आंदोलन ने वनों के सामुदायिक विकास को क्या है करने का एक उद्देश्य ले लिया। और इस आंदोलन में किसानों ने एक नया आंदोलन जोड़ दिया, क्या? बीज बचाओ। ये याद रखना, क्या बचाओ? बीज बचाओ आंदोलन। किसानों ने इस चिपको आंदोलन के बाद जो टिहरी क्षेत्र है वहां पर इन किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन एवं नवदाने, दाने का मतलब है जो बीज ही हो गया, तो नवदाने हैं वो आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि रासायनिक उर्वरकों को क्या करना, कम उपयोग में लाना, और रासायनिक उर्वरकों की जगह हम कौन से खाद्यान्न का उपयोग करें? हम जैविक खाद्य का उपयोग करें, जिससे हमारी वनस्पति है वो हमें पौष्टिक तत्व प्रदान कर सके। यह उद्देश्य किसका था? बीज बचाओ आंदोलन व नवदाने आंदोलन का उद्देश्य था। कहाँ के किसानों ने आंदोलन किया? कहाँ के किसानों ने आंदोलन किया? तो आपके टिहरी के किसानों ने ही आंदोलन किया, जिन्होंने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो टिहरी के किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन आपकी बुक में दिया हुआ है, और नवदाने जो आंदोलन है वो आरंभ किया। इसका उद्देश्य था कि रासायनिक उर्वरकों के बिना प्रयोग के हम जैविक खादों के साथ अपने उत्पादन को बढ़ाएं और हमारे आर्थिक रूप को बढ़ाएं और हमारी कृषि के विकास को हम आगे से आगे बढ़ाएं। तो ये कार्यक्रम चलाए गए आपके कहाँ पे? टिहरी में। टिहरी में कार्यक्रम कृषि विकास को लेकर भी है, क्योंकि बीज बचाने और नवदाने का मतलब कृषि विकास को भी है, सामाजिक वानिकी के विकास को लेकर भी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अंकित, ध्यान दीजिए। इसके बाद मैंने बता दिया कि राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन कब हुआ था? 1900 में। राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन कब हुआ था बेटा? 1988 में। कब हुआ था? 1988 में। आपकी बुक में दिया हुआ है, अभी मैंने समझाया भी 2 मिनट पहले ही कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई, फिर 52 के बाद में इसमें संशोधन हुआ 1988 में। बताओ राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम कब आया? राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1855। अरे 1980 में, कल तो बताया था। राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। ठीक है, अब आपके प्रश्न आ गया, मान लो कहीं पूछ लिया कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो आपके जुलाई के प्रथम सप्ताह अब चल रहा है, भारत में वन महोत्सव चल रहा है। आपने जुलाई के प्रथम जो सप्ताह है उसमें हमेशा क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, बाघ दिवस अभी पढ़ा था ना, 19 जुलाई को बनाया जाता है। तो 1988 में जो संशोधन हुआ किसका? वन नीति का। इस वन नीति के संशोधन के अंतर्गत देखें तो पूर्ण रूप से जो आरक्षित वन थे या संरक्षित वन थे उनके विकास के लिए कार्यक्रम लागू किया गया, और जो वनों को काट रहा है उनके लिए दंड भी प्रावधान में रखा गया। उसके लिए दंड भी क्या है? प्रावधान में रखा गया। और इसमें संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव आया 1988 में, बताया था। सामाजिक वानिकी आई, जन सहभागिता को इसमें लाया गया, किसमें? और भूमि के कटाव और मृदा कटाव को भी दूर करने के लिए इसमें प्रयास किया गया। कौन से में?
1988 के वन संरक्षण जो नीति है उसके अंतर्गत। समझ में आ गया कि बेटा? तो इस लेसन से जुड़े हुए हमने सारे बिंदु है वो कवर कर लिए हैं, सारे बिंदु। तो बताओ सबसे पहले वन संरक्षण नियम का प्रस्ताव किसने लिया? वन संरक्षण नियम का प्रस्ताव सबसे पहले वन संरक्षण नियम का प्रस्ताव किसने लिया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड बेटा अब आप जब पढ़ रहे हो तो आपको खुद को ही पता नहीं है क्या हो रहा है? और सबसे पहले वन नीति कब आई? और मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बताइए। 1894। अरे 1894 में आई थी ना, 1894 किसने दी थी? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। उद्देश्य क्या था? वन विकास करना, वनों के विकास के लिए वन क्षेत्रों को बढ़ावा देना। किसका उद्देश्य था? राष्ट्रीय वन। बताओ समझ में आ गया? अब आपको इससे रिलेटेड अपना लेसन कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं वो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है? अब आपके लेसन में जो पीछे जो प्रश्न हैं और आपके अभ्यास प्रश्न, उनमें पहला प्रश्न है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो कौन सी टिप्पणी है? इसमें 4 ऑप्शन है। कृषि प्रसार, तो कृषि प्रसार है तो वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण है क्या? है भाई, कृषि का प्रसार करेंगे तो वन क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा भी था वनों के कमी के कारण में। फिर है बृहद स्तरीय विकास योजनाएं, हमने पढ़ा था। जो बृहद स्तरीय विकास योजनाओं में नदी घाटी योजना चल रही है तो वन समाप्त हो रहे कि नहीं हो रहे? फिर आपने तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण ये पढ़ा, ये भी इसका कारण है। लेकिन ये कारण है पशुचारण और ईंधन एकत्रित करना। अगर हम पशुचारण और ईंधन एकत्रित करते हैं तो जरूरी नहीं है हमारे जो पशु है वन है वो समाप्त हो। तो ये तो हम कर सकते हैं। तो पशुचारण और ईंधन है हम कर सकते हैं, इससे वनों का विनाश नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा है इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो संयुक्त वन प्रबंधन ये नीति है सीधी भागीदारी करता है, क्योंकि नीति कब आई थी? 1988 संशोधन में आई थी। और इसमें समुदाय या जन सहभागिता को प्राथमिकता दी गई थी। 1988 की नीति में किसको प्राथमिकता दी गई? समुदाय या जन सहभागिता को। इसके अलावा बीज बचाओ आंदोलन ये जन सहभागिता को बता रहा है, क्योंकि चिपको आंदोलन के दौरान आया था टिहरी में, तो पूरे लोगों ने क्या किया था? इसके लिए अपनी सहभागिता निभाई थी, ठीक है? चिपको आंदोलन भी जन सहभागिता से जुड़ा हुआ है। लेकिन वन्य जीव पशु अभ्यारण्य ये जन सहभागिता से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सरकार के क्षेत्र में आता है, इसलिए यह जो है वो आपकी जन सहभागिता से सीधी भागीदारी नहीं रखता है। तो बताओ समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? यस सर। इसके आपको नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन आज मैं आपको केवल ओबीटी ही दूंगा इनके, ठीक है? आप ओबीटी कंप्लीट करोगे और मंडे को हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन पिछले दोनों चैप्टर आप याद भी करोगे। अब देखते हैं, एक चैप्टर पढ़ने के बाद हम दूसरी किताब पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी किताब इसमें 3 पढ़ा दिए, 3 पढ़ाने के बाद हम अगला स्टार्ट करेंगे, देख लेंगे इसको, है ना? ओके सर कल क्लास होगी क्या? क्या सर कल क्लास होगी क्या? कल तो संडे है बेटा, भूल गए क्या? संडे क्लास नहीं होगी। ओके, थैंक यू।